तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मेरा नाम है केतन डेरानिया। मैं एक सर्विसमैन हूं और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और अपने फौजी भाइयों को फाइनेंस के बारे में गाइड करता हूं। आप सभी की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस शुरू कीजिए और अब हमने पोर्टफोलियो रिव्यू शुरू कर दिया है, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। आज के इस वीडियो में हम अपने ही एक फौजी भाई का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं, प्लस उनको पोर्टफोलियो गाइड भी करने वाले हैं ताकि लंबे समय में आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सके। अगर आप भी चाहते हो कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो सके और अच्छे से आपको सर्टिफाइड एडवाइजरी मिल सके, तो आपको क्या करना होगा, ये जो स्कैनर आपको दिख रहा है उसके ऊपर 499 रुपीज पेड करना होगा और उसके बाद में नीचे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है उस मोबाइल के नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना होगा। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा, आपकी पूरी प्रोफाइल हम समझेंगे, आपका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, नया पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट करेंगे, पूरी एनालाइज और पूरे गोल बेसिस तरीके से, और आपके लिए एक विशेष वीडियो भी बना देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के हमारे जो फौजी भाई है जिन्होंने अपना पेड सर्विस ले रखा है पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए, उनका नाम है दर्शन रावत सर। अब दर्शन रावत सर ने क्या मैसेज किया हुआ है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। इन्होंने मैसेज किया हुआ है कि सर 1 साल से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अभी भी 6 से 8% के लॉस में चल रहा हूं। कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करते करते 1 साल हो गया है, उसके बाद भी आप 6 से 8% के लॉस में चल रहे हैं। तो यहां पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है या फिर मार्केट सिनेरियो में प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रोफाइल समझनी पड़ती है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर होता है ना, उन सभी की प्रोफाइल अलग अलग होती है। हम लोग सबसे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि कुछ भी समझ के कैसे भी हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि सभी का इन्वेस्टमेंट एक जैसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आप और मैं दोनों मिलकर अगर डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आपकी भी दवाई अलग होगी, मेरी भी दवाई अलग होगी, क्योंकि आपकी भी बॉडी अलग है, मेरी भी बॉडी अलग है। तो डॉक्टर पहले उसको एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही दवाई सजेस्ट करेगा। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि जिस तरह से आपकी प्रोफाइल होती है उसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट गाइड किया जाता है। सबसे पहले दर्शन रावत सर की हम प्रोफाइल समझते हैं। प्रोफाइल अगर हम समझे तो दशरथ रावत सर की एज जो है 31 ईयर है और उनके पास जो डिपेंडेंट्स है, जो उनकी इनकम के ऊपर निर्भर करते हैं, वो 3 व्यक्ति हैं। एक मैडम है और 2 बच्चियां हैं, 2 बेटी है, और बेटियों की एज जो है 5 साल की एक बेटी है और एक बेटी जो है 1 साल की है। अब यहां पर समझने वाली एक पॉजिटिव चीज है, एज जो है 31 ईयर है, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सुटेबल टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। कोई यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से डेडिकेटेडली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप की वेल्थ बना सकते हैं। एक और पॉइंट की डिपेंडेंस जो है उसमें आपके पास 2 बच्चियां हैं, दोनों बेटियां हैं। बड़ी वाली जो बेटी है वो 5 साल की बेटी है, यानी कि आज से 15 साल बाद आप सोचेंगे तो बेटी होगी 20 साल की। यहां पर उनके हायर एजुकेशन के खर्चे शुरू होंगे और हायर एजुकेशन के बाद में उनकी शादी ब्याह का एक बहुत बड़ा खर्चा आपके पास में आने वाला है। अगेन 4 साल के बाद में एक दूसरी बेटी है जिनके लिए भी सेम हायर एजुकेशन और शादी ब्याह का खर्चा आपके पास आने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले हमने ये सोचना है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जो कि आपको सेफ्टी भी प्रदान करे और आपके पैसों को ग्रोथ भी अच्छे से करे। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं तो इनका जो स्टेटस है, सर्विस स्टेटस जो है वो 12 साल, मतलब अभी 12 साल सर्विस रनिंग हो रही है और इनका रिटायरमेंट का जो प्लानिंग है वो है कि 24 साल सर्विस करके जाएंगे, यानी कि अभी 12 साल और सर्विस करने वाले हैं। तो यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अगले 12 साल तक आपकी जो सैलरी है वो स्टेबल तरीके से आपको मिलने वाली है और आप अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इनकी जो इनकम है, अर्निंग है, मंथली तौर पे 98,000 की अर्निंग है विथ अलाउंसेस, मतलब कि अलाउंसेस के साथ में नौकरी करें। अगर हम अलाउंस को छोड़ दें, विदाउट अलाउंस कैलकुलेट करें तो 76,000
74,000 रुपये की पर मंथ अर्निंग है, जो कि काफी अच्छी अर्निंग है। अब एक्सपेंसेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि महीने भर के खर्चे जो हमारे होते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों का एजुकेशन, ये सब मिला के फौजी भाइयों के दिमाग में एक चीज होती है कि मेरा महीने का जो खर्चा है 20,000, 30,000, 35,000 जो भी हो रहा है। यहां पर दर्शन रावत सर के केस में 30,000 रुपए का महीने का खर्चा है। अब हम चलते हैं इनके इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे। इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक डेट होता है, एक इक्विटी होता है। सबसे पहले डेट इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे तो डेट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहली चीज आती है हम सभी का प्यारा एएफपीपी फंड। एएफपीपी फंड में जो है 4,000 रुपया कटा रहे हैं, और अभी तक उनके पास जो कॉर्पोरेस बन गया, टोटल एपी फंड बन गया, वो 1,00,000 रुपया बन गया। यहाँ पर समझने की एक बात होती है कि इस एज के अंदर एपी फंड में कितना पैसा होना चाहिए। पैसा तो यहाँ पर जितना होना चाहिए उससे कम है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस एपी फंड का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया है ऑलरेडी, घर वगैरह बनाने के लिए विड्रॉल कर लिया है, और पर मंथ जो एपी फंड कटा रहे वो 4,000 रुपया कटा रहे। तो ये सफिशियंट एपी फंड है 12 साल की सर्विस में। अगर 4,000 के हिसाब से अगले 12 सालों तक भी एपी फंड कटाते हैं तो काफी अच्छा एक कॉर्पस उनके पास में जमा हो जाता है। एपी फंड आखिर हम लोग कटाते किस लिए है कि हमको अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी मिल सके, एक सेफ्टी के तौर पे एपी फंड कटाना होता है। बाकी एपी फंड से मिलना जुलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 से लेकर 8% तक का ही हमको सालाना ब्याज मिलना है। दूसरा है पीएलआई, 4,150 रुपया पीएलआई कटा रहे हैं, और ये पीएलआई 2034 में जाके मैच्योर होने वाली है। तो यहां पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, देखिए पीएलआई एक ऐसी चीज है ना जहां पर अगर लॉन्ग टर्म में भी आप ग्रोथ देखेंगे तो 6 से 7% से ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। आज 2026 चल रहा है, 2034 में इनकी पीएलआई मैच्योर होने वाली है। यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग सजेस्ट करूंगा कि इस पीएलआई को जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, ताकि आपका पीएलआई का अगले सालों में 26 और 34 के बीच में आप अप्रोक्सीमेटली समझेंगे तो 8 साल का फर्क है। इस 8 साल के पीरियड में इसी पैसों को इन्वेस्ट करके आप म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पीएलआई को जल्द से जल्द आपको बंद कराना चाहिए। तीसरी जो चीज है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना खास करके गवर्नमेंट ने बेटियों के लिए दी गई है, और हम अगर सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक व्यू होता है कि जब मेरी बच्चियां बड़ी हो, मेरी बेटियां बड़ी हो, तो उनके लिए मैं कुछ इन्वेस्ट कर दूं, और जब वो बड़ी हो, उनको शादी लायक हो, तो उन शादी का पूरा खर्चा जो है सुकन्या समृद्धि योजना से निकल जाए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सुकन्या समृद्धि योजना का नियम क्या है कि आप अगर बच्चियों के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी मैच्योरिटी 21 ईयर पे होगी, यानी कि 21 साल में होगी। अब आप समझिए कि जब आपने 21 साल तक लॉक इन पीरियड ले लिया है, 21 साल से पहले आप वहां से विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपने 21 साल तक लॉक इन पीरियड ले लिया है तो आपने बहुत बड़ी गलती किया है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में 8 से 8.5% का ही सालाना ब्याज आपको मिलना है, और उसके बदले में आप अपना 21 साल का लॉक इन पीरियड दे रहे हैं। तो इसकी जगह पे इक्विटी में यानी कि म्यूचुअल फंड में आपके पास 21 साल का पीरियड है, तो आप कम से कम इसी अमाउंट के अंदर में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। देखिए यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना में दोनों बच्चियों के नाम पे 5-5 हजार रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हर महीने का 10,000 रुपया, और ये 21 साल की एज तक लॉक इन पीरियड में आपने डाल दिया है। और 8% के हिसाब से आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं बनेगा। नहीं बनने का कारण क्या है कि 8% को आपको ब्याज मिल रहा है, लेकिन भारत की जो महंगाई है वो 7% है। इसका मतलब कि महंगाई भी उतनी ही बढ़ जाएगी जितना कि आपने पैसा डाला हुआ है, कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये जो 10,000 रुपया पर मंथ आप सुकन्या समृद्धि योजना में डालते हैं बच्चियों का भविष्य बनाने के लिए, उनको निकाल के म्यूचुअल फंड में अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए 20 साल के लिए। वहां पर से आप मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ रुपया आसानी से बना लेंगे। आगे हम चलते हैं
तो देखते लायबिलिटीज के कॉलम पे अगर हम आते हैं, मतलब कि हमारे पास क्या क्या कर्जे हैं। तो सर के पास में एक होम लोन है, 20 लाख की होम लोन ली थी, प्री पेमेंट कर दिया, उसके बाद में अभी 9 लाख रुपया होम लोन पेड करना बचा हुआ है। हर महीने इनकी जो ईएमआई आ रही है वो 21,000 रुपए की आ रही है। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसको समझने के लिए हमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस होम लोन का जो कंप्लीशन है वो 2030 में है, यानी 2026 अभी शुरू हो गया, 2030 में अगर इसका कंप्लीशन हम समझते हैं तो तकरीबन 5 साल का पीरियड हमारे पास में है, जब इस होम लोन को हम पेड करके कंप्लीशन इसका पूरा कर लेंगे। ओके, यहां तक का मैटर क्लियर है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन किस तरह से कर रखा है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर मंथ 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कि 20,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा आपका डिसीजन है इस एज के अंदर। लेकिन ये एसआईपी जो चल रही है वो 1 साल से चल रही है। अब कौन कौन से म्यूचुअल फंड में चल रही है, इस डिजाइन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोतीलाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड में 5,000 की एसआईपी चल रही है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में 5,000 की एसआईपी चल रही है। कोटक मिड कैप में 5,000 की एसआईपी चल रही है। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड में 5,000 की एसआईपी चल रही है। टोटल मिला के 20,000 की एसआईपी यहां पर चल रही है। अब ये पोर्टफोलियो का जो डिजाइन है ना, उसको म्यूचुअल फंड की भाषा में बोला जाता है हाइड बाइज। हाइड बाइज मतलब कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा करना या अधूरे रिसर्च के साथ में उसको इंप्लीमेंट करना, इसको बोलते हैं हाइड बाइज। आप इस पोर्टफोलियो का डिजाइन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप 2 बार ले रखा है, एक तो मोतीलाल ओसवाल और एक इन्वेस्को इंडिया, यानी कि यहां पर ओवर बाइंग चल रही है। आप गलती से सेम प्रकार के 2 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 6 से लेके 8% डाउन चल रहा है, लॉस में चल रहा है, माइनस चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण आपको मैं समझाता हूं। दूसरा एक आपने फंड ले रखा है कोटक मिड कैप, ये भी 5,000 का ले रखा है, यानी कि तकरीबन 25% का यहां पर आपने पोजीशन ले रखा है। हालांकि आज का जो समय चल रहा है ना, वो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने का समय नहीं चल रहा है। चौथा जो आपने फंड ले रखा है वो है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड जो है ना, ये एक प्रकार का थीमेटिक सेक्टोरियल फंड है। थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड में कभी भी किसी भी डिफेंस पर्सनल को या एक्स सर्विसमैन को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा मुख्य रीजन क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड जो होता है ना, वो एक बहुत हैवी रिस्क के साथ में आता है। अब आपके पास आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या जरूरी चीज है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। आपके पास 3 डिपेंडेंट्स है, घर में कमाने वाले आप एक व्यक्ति हो और 3 डिपेंडेंट्स का आप भरण पोषण कर रहे हो। 2 बेटियां हैं, उन बेटियों का आने वाले 15 या 19 साल के अंदर आपका हायर एजुकेशन और शादी ब्याह का खर्चा आने वाला है। इसको आपने टारगेट करना है, इसके लिए पूरी तैयारी अभी से करनी है। और साथ साथ में पर मंथ आपने होम लोन जो ले रखा है उसका इंस्टॉलमेंट आपको 21,000 रुपया आ रहा है। तो ये 21,000 रुपया है, वो भी आपका हर महीना का एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ऐसी कंडीशन में आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जो आपने टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड में 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर रखा है, ये हैवी रिस्की फंड है। इसको थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड बना जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड क्या होता है। देखिए, आप सिंपल भाषा में ये समझिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे, आपके पास ये मौका था कि आप पूरे दिल्ली को घूम सके, पूरे दिल्ली को एक्सप्लोर कर सके। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, चांदनी चौक, लाल किला, कई प्रकार की जो भी मार्केट्स है वहां पर आप जाके अपना एंजॉयमेंट ले सकते थे, उसको एक्सप्लोर कर सकते थे, उसका बेनिफिट उठा सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया चुना, सिर्फ चांदनी चौक चुना, वहां पर आप घूम के वापस आ जाएंगे, तो बाकी दिल्ली घूमने का आपको मौका नहीं मिला, यानी कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लिया। सेक्टोरियल फंड ये होता है कि आपके पास ये मौका था कि आप इंडिया की टोटल इक्विटी, इंडिया में 5,500 म्यूचुअल फंड है और 5,500 कंपनीज जो है इंडिया के अंदर ट्रेड करती है,
आपके पास ये मौका था कि आप अपनी मेहनत का जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरे डाइवर्सिफाइड करके 5,500 कंपनी में डाल सकते थे, लेकिन आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कंज्यूमर फंड में डालूंगा। सिर्फ वही कंपनीज इसमें काम करती है जिसके पास में कंज्यूमर का थीम है, यानी कि सिर्फ एक गली को आपने चुना है। अब थीमेटिक फंड का नेचर क्या होता है कि अगर वो चल गया तो एक साल में ही 20% का प्रॉफिट दे देगा, लेकिन आगे चल के 5, 6, 7, 8 साल तक वो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास क्वालिटी ही नहीं है, तो आपका पैसा जो आप अपने एनर्जी का पैसा डाल रहे हैं वो आपका पैसा रुक जाएगा, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये टोटल गलत सिलेक्शन है कि आप टाटा इंडिया कंज्यूमर में अपना पैसा डाल रहे हैं। ओके, तो ये अभी तक जो हमने बात की वो हमारे रावत सर की जो है प्रोफाइल है उसके बारे में बात की थी। अब हम समझते हैं कि इनका पोर्टफोलियो होना कैसे चाहिए था। वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या रीजंस होते हैं हमारा नुकसान होने का, और किस तरह से हमको अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना चाहिए, किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो यह समझना है, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमारे बहुत सारे फौजी भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे अलग अलग डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, 5 पैसा, एंजल वन, वहां पर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं होता है, आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाने वाला कोई नहीं होता है, मार्केट सिनेरियो को रीड करके आपको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होता है। तो हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन वो नॉन एनालाइज्ड होता है, नॉन गोल बेस्ड होता है, इस वजह से हमको नुकसान होता है। अब सबसे पहले तो 3 प्रश्न म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि भाई हमको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और उससे क्या मिलेगा। जब तक ये चीजें हमको क्लियर नहीं है ना माइंडसेट में, तब तक हम कभी भी म्यूचुअल फंड में अच्छा सा पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं। तो 3 प्रश्नों का जवाब है। सबसे पहला तो कि कितनी एसआईपी करनी चाहिए। देखिए, आज आपकी जो एज है वो 31 ईयर की है, और भारत के अंदर जो महंगाई बढ़ती है हर साल वो 7% के हिसाब से बढ़ती है, पिछले 20 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से। अब पर मंथ जो आपका खर्चा है वो खर्चा आपका पर मंथ का 30,000 रुपए का है। अगर इन चीजों को समझ ले और आप ये समझे कि 60 साल की एज में आपके साथ क्या परिस्थिति आने वाली है। भाई, आपकी 31 साल की एज है, 7% हर साल महंगाई बढ़ रही है, और आपका खर्चा जो हर महीने का 30,000 है। जब आप 60 साल की एज में पहुंचेंगे ना, तो आपका पर महीने का जो खर्चा होगा वो होगा 2,13,000 रुपये, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके। ये चीजें हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आती है, इस वजह से हम सही से इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं कर सकते हैं। भूतकाल में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आज के 90 के दशक में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूध जो था वो 13-14 रुपए लीटर था, आज 75 रुपया लीटर हो गया। आपका जो पेट्रोल था वो 15-16 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए के आसपास में पेट्रोल आपको बिकते हुए मिल रहा है। तो ये महंगाई बढ़ रही है, और ये महंगाई जो है आपका साइलेंट किलर है, आपका एक खतरनाक दुश्मन है जो आपके इन्वेस्टमेंट को खा जाता है। अब कैलकुलेशन तो हम समझ गए कि 60 साल की एज में आपका हर महीने का जो खर्चा होगा वो 2,13,000 रुपया होगा। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, हम लोग फौजी आदमी है, 2 पार्ट में अपनी जिंदगी जीते। एक तो फौज की सर्विस हमने कर ली, और फौज की सर्विस करने के बाद में जब हमने रिटायरमेंट लिया, तो रिटायरमेंट के बाद में कोई व्यक्ति जाके फ्री नहीं बैठा हुआ है, कोई एक सर्विसमैन फ्री नहीं बैठा हुआ है, अपना हाथ पैर चल रहा है, दिमाग चल रहा है, और थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि 60 साल की एज में मेरा पर महीने का खर्चा 2,13,000 रुपया होने वाला है, और मैं काम भी नहीं करूंगा, मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ जीऊंगा। तो मेरा सारा जो प्रोग्रामिंग है, जो सारा जो अपना लाइफ है, वो कैसे चलेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि उस समय पे मेरे पास कितना फंड होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, आपके पास जो कॉर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए 4,67,00,000 रुपया 60 साल की एज में। ये तो बहुत बड़ी रकम है, 4,67,00,000 रुपया। मैं कैसे जमा कर पाऊंगा 4,67,00,000 रुपया। और अगर मुझे 4,67,00,000 रुपया जमा करना है तो आज की डेट से मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एसआईपी रिक्वायर्ड। हर महीने आपको 15,125 रुपए की एसआईपी करनी चाहिए, सिर्फ
15,125 रुपया। मोटा मोटा हम इसको मान ले तो 15,500 रुपए की आपको हर महीना SIP करनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि कंसिस्टेंटली आप करें, एनालाइज्ड पोर्टफोलियो के साथ करें, गोल बेस्ड पोर्टफोलियो के साथ करें और समय समय पे उसकी केयर की जाए, समय समय पे उसका मार्गदर्शन आपको मिलता रहे। मार्केट सिनेरियो चेंज होने की प्रमाण में आपको सारी गाइडेंस मिलती रहे और उसके लिए आपको जरूरत है कि हमारा संपर्क करें और हमारी एप्लीकेशन के साथ में आप इन्वेस्ट करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा गाइड कर सके। ओके, अब यहां पर एक टॉपिक और समझ लिए, आप ऑलरेडी 20,000 की SIP हर महीने कर रहे हैं। 20,000 की SIP करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ 15,500 की SIP करने की जरूरत है। आपका पूरा रिटायरमेंट का प्लानिंग फर्स्ट क्लास तरीके से हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पर चाहता तो आपको 25,000 की भी बता सकता था, लेकिन जो राइट एडवाइस है, एक फौजी के नाते दूसरे फौजी को एडवाइस दे रहा हूं, जो राइट एडवाइस है वो कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ 15,500 रुपए की ही आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 15,500 रुपए की मुझे अगर SIP करनी है तो कहां पर करनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपका पोर्टफोलियो जो है ना बता रखा है और यहाँ पर लिख रखा है कि कौन कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है ना फंड के नाम नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि फंड के नाम अगर मैं बताऊंगा तो जितने भी हमारे फौजी भाई देख रहे हैं ना वो उसी फंड को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि बहुत गलत बात है। सभी की प्रोफाइल अलग अलग होती है, सभी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, सभी फंड का नेचर अलग अलग होता है। कौन सा फंड कैसे काम कर रहा है उसको एनालिसिस करने के बाद ही हम आपको एडवाइस करते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ बैलेंस बता रहा हूं कि किस तरह से आपका पोर्टफोलियो डिजाइन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो 15,500 की जो हमने SIP करनी है उसमें से 40% पैसा जो है ना वो आपका अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में होना चाहिए। 40% पैसा मतलब कि 6,200 रुपया आपका पर मंथ बनता है। ये कहाँ डालना है आपको? हाइब्रिड अग्रेसिव फंड में डालना है। अब हाइब्रिड अग्रेसिव फंड का क्या होता है? एक सिनेरियो होता है 65-35 का, मतलब जो भी आप पैसा डालेंगे उसमें से 35% पैसा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा, ट्रेजरी बिल में जाएगा, यहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जहाँ से आपको हर महीने जो है ना एक डिसाइडेड रिटर्न मिलता है हर साल में। तो यहाँ पर आपका फंड जब भी मार्केट डाउन जाता है तो आपके फंड का रिटर्न जो होता है एक परफेक्ट रिटर्न मिलता है, तो आपके फंड के रिटर्न को ये सपोर्ट कर देता है। बाकी का 65% पैसा जो है वो इक्विटी में जाता है। जब भी इक्विटी मार्केट आगे बढ़ेगा, जब भी म्यूचुअल फंड आगे बढ़ेगा, तो आपको यहां से मल्टीपल रिटर्न जनरेट होके मिलेगा। अब ये हाइब्रिड फंड आपके प्रोफाइल में क्यों है? अभी का जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसमें स्मॉल कैप या मिड कैप में ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है आपकी प्रोफाइल में। क्यों? क्योंकि आपके पास 20,000 प्रति महीने की लोन है। अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी रिस्क ले लिया तो हो सकता है कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आपको म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न ना मिले और आपके पास लोन का भी एक बर्डन है। इन सब चीजों को मिला के आप संकट में आ सकते हैं, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पैसों की सेफ्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको हाइब्रिड अग्रेसिव फंड सजेस्ट किया है। आपकी 15,500 SIP में 6,200 रुपये आपको हाइब्रिड फंड में डालना है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में 20% अमाउंट डालना है, यानी कि 3,100 रुपया प्रति महीना डालना है। फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का पूरा मिश्रण होता है। सेबी की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कैटेगरी, कोई रेशियो नहीं दिया गया है। फंड मैनेजर डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपका पैसा लगाएगा। जहां पर उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पर आपका पैसा लगेगा। तो आपका पैसा जो है सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस होता जाएगा और यहाँ से कंसिस्टेंटली आप बहुत बड़ा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन कौन सा फ्लेक्सी कैप होना चाहिए हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता देंगे। फौजी भाइयों को वीडियो के माध्यम से इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप अगर इस फंड को चॉइस कर लेंगे तो वो गलत चीज हो जाएगी। तीसरा जो कैटेगरी है वो मिड कैप का कैटेगरी। मिड कैप में सिर्फ 15% का प्रति महीने का पैसा लगाना है, 2,325 रुपया। मिड कैप में आपने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, लेकिन पैसा प्रमाण में बहुत ज्यादा लगा रखा है। कोटक मिड कैप में आपने 25% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 25% का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यहाँ पर आपको सिर्फ 15% का इन्वेस्टमेंट करना है।
और उस मिड कैप के जरिए आप अपना ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो में इसलिए है कि आप ग्रोथ बढ़ा सके, इसके साथ में वॉलेटिलिटी भी रहेगी और आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में सिर्फ 15% पैसा लगाना है। लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ इसलिए है कि आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है ना, उसको स्टेबल रख सके, उसको सपोर्ट कर सके, उसको जोश दे सके। और नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन। इसमें सिर्फ 10% पैसा आपको महीने का लगाना है। अब मल्टी एसेट कैटेगरी क्या होती है कि 3 अलग अलग प्रकार के एसेट में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट होता है, सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट होता है। पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे कि गोल्ड और सिल्वर का बहुत बोलबाला हो रहा है, लेकिन वो बोलबाला आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए पूरी तरह से सूटेबल नहीं है। थोड़ा सा पोजीशन आपको लेना चाहिए जहां पर आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न, इक्विटी पोर्टफोलियो का रिटर्न अगर डाउन जाता है, तो यहाँ पर जो मल्टी एसेट एलोकेशन में आपके पास गोल्ड और सिल्वर का जो पोजीशन आया हुआ है, वो पोजीशन आपके रिटर्न को सपोर्ट करने के लिए सक्षम हो सके। ओवरऑल जब आप 10-15 सालों की काउंटिंग करेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही सबसे आगे जाएगा, लेकिन गोल्ड और सिल्वर सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 10% का पोजीशन हमने मल्टी एसेट एलोकेशन में लेना है। अब ये पूरा पोर्टफोलियो जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर आपने कहीं स्मॉल कैप फंड तो सजेस्ट ही नहीं किए। देखिए, स्मॉल कैप फंड जो होते हैं ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा लालच देते हैं। उसका जब आप रिटर्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि 20 या 25% या 22%, 19%, 17% रिटर्न आया हुआ है, लेकिन वो पिछले 1-2 या पिछले 5 साल के अंदर ही आया हुआ है। अगर स्मॉल कैप में आप इस सिनेरियो के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत गलत धारणा है आपकी। आने वाले 2026-2027 तक स्मॉल कैप में पैसा नहीं बनेगा। 2028 के बाद में स्मॉल कैप में पैसा बनेगा। और ऐसे सिनेरियो में अगर आपके म्यूचुअल फंड के अंदर में स्मॉल कैप का बहुत ज़्यादा प्रमाण हो जाएगा तो बाकी फंड के रिटर्न्स को भी वो कम कर देगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। और स्मॉल कैप की अपॉर्चुनिटी लेने के लिए हमने ऑलरेडी आपको एक फ्लेक्सी कैप सजेस्ट किया हुआ है, जहां पर 20% का आपको पोजीशन लेना है। फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप तीनों का पोजीशन होता है। यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि आगे चल के आपको इन्वेस्टमेंट करने में फायदा देगा, आपका ग्रोथ करने में फायदा देगा। तो इस वीडियो का विवरण बहुत ज़्यादा हो गया। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना और समझाना मैंने ये कोशिश की है कि इस वीडियो में कम से कम शब्दों में आपको समझाऊं, लेकिन फिर भी ये वीडियो तकरीबन अभी 28 मिनट का बन चुका है। तो आप समझिए कि जब हम आपके संपर्क में आते हैं, आपको मोबाइल पर कॉल करके जब हम समझाते हैं, तो ये 1 घंटे का पीरियड हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे फौजी भाइयों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान होता है। भाई, बहुत आसान नहीं होता है। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है और आप आगे चल के अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से एनालाइज करके चलना चाहते हैं ना, तो आप हमें यहाँ पर ये जो बारकोड स्कैनर दिख रहा है, उसमें 499 रुपया सबसे पहले आप पे करेंगे और जो नीचे नंबर दिया है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, आपका पूरा रिव्यू करेंगे, आपको समझाएंगे और आपके लिए एक वीडियो भी बना के देंगे ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए काम आ सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पूरे YouTube चैनल के अंदर हमने सबसे पहला प्रयत्न किया है कि हम अपने फौजी भाइयों की लाइफ को डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को डेवलप करने के लिए कुछ गाइड करें, कुछ अच्छी चीज़ें काम करें। तो हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है ना, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।